हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज वाइज अभी मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के बाद। तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें स्पेशल, जैसे मैंने हर एक्सरसाइज में आपको बोला है, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। 101% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल है 5 पार्ट्स। दे आर ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल भी हैं, कोई इतनी टफ नहीं है। तो ये सभी वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है यार, सिचुएशनल प्रॉब्लम में मेरा जो मेन काम है कि आपको मैंने लीनियर इक्वेशन बना के दे देनी है। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने होगा, आगे उस पेयर को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मेन 2 मेथड हैं जो आप अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ मेथड आप तभी लगाओ जब बोल रखा हो, नहीं तो ग्राफ कहाँ बनाते फिरोगे। आपने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से इनको सॉल्व कर लेना है। वैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया हुआ है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इफ दे एग्जिस्ट, इसको समझना, इफ दे एग्जिस्ट मतलब सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है। कई बार लाइंस होती है ना पैरेलल, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंटी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और मैंने आपको बताया यार, कभी भी आप लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले चेक ही कर लो ना सोल्यूशन कैसे आने वाला है। कुछ नहीं करना यार, इट विल टेक 30 सेकेंड्स ओनली। a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, c1/c2 निकालो, तीनों रेशो निकाल लो। अगर तीनों बराबर आए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट है और सोल्यूशन इनफाइनाइट मिलने वाले हैं। सेकंड, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सोल्यूशन, सॉल्व ही नहीं करना उसको, नो सोल्यूशन। इनफाइनाइट में भी सॉल्व नहीं करना आपको, नो नीड टू सॉल्व। बट अगर बोला जाए कि इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, वो भी निकाल सकते हैं, जैसे 9th क्लास में करते थे। वाई या एक्स का वैल्यू निकाल लो, मानो आपने वाई का वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, वाई निकलते जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते रहेंगे। तो वो अलग से मैं एक वीडियो में बता दूंगा इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको एक्चुअली कैसे निकालने होते हैं। और तीसरा केस आपका बन गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सोल्यूशन। तो जब ये है तो 100% उस पेयर को आपने सॉल्व करना ही करना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो सजेशन यही है यार, जब पेयर आ गया आपके सामने, लीनियर इक्वेशन का पेयर आ गया, ये कंडीशन जरूर चेक कर लेनी, a1/a2, b1/b2, c1/c2, कौन सा केस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी वर्ड प्रॉब्लम आज कवर होने वाली है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला है यार जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 4 पार्ट्स हैं। एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से करो। भाई आप किसी भी मेथड से किसी एक क्वेश्चन को कर रहे हो ना, मानो फर्स्ट क्वेश्चन को आप कर रहे हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, आंसर भाई सेम आता है आंसर डिफरेंट नहीं आता, क्योंकि सोल्यूशन तो सेम ही निकलेगा ना, किसी भी मेथड से करो। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आपने वो 2 लेक्चर्स देखने हैं मेरे, कौन से, एक जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर हैं, स्क्वायर रूट वाले, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, हर टाइप का क्वेश्चन कवर है। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेक्चर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो 4-5 लेक्चर्स दिए हैं वो टॉपिक वाइज ही दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, एवरीथिंग डन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लड्डू क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से कर लेते हैं। ये मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ सारे के सारे पार्ट। लेकिन इसमें जो फोर्थ पार्ट है इसमें फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपको लगे सर फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो रही हमसे, तो मैं इसको सिंपल बना के दिखा देता हूं, जो ऑलरेडी मैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड में करवा चुका हूं, आपको मैं वापस करवा देता हूं। देखो मेरे बच्चे, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आ गया फ्रैक्शन 1/2, 2/3, तो उसको सिंपल कर लो, एलसीएम ले लो। देखो 2, 3 का एलसीएम मेरे पास 6 आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x, 2 वहाँ चला गया, सर 4y। आई होप यू कैन टेक एलसीएम, वो सब पता हमें, इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करो, 3x + 4y = -6।
तो फर्स्ट इक्वेशन देखो मैंने कितनी सिंपल फॉर्म में बना दी है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए इसको हम। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है सेम वे में इसको सॉल्व करना है, सेकंड को भी सेम वे में सॉल्व करना है। सेकंड को कर देते हैं। अब इस x के नीचे 1 लगाओ, ठीक है। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम आएगा 3, ये 3x की तरफ जाएगा, 3x यहाँ पे -y इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करें सर, इट इज़ 3x - y इज इक्वल टू 9। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बताओ ये पेयर को क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले चेक कर लो सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं या फिर इनफिनिट या फिर नो, आराम से चेक कर सकते हैं। देखो ना भाई, a1/a2 इसका आ रहा है 3/3 दैट इज़ 1। फिर हमारा आ रहा है b1/b2 सर इट इज़ 4/-1। फिर c1/c2 सर -6/9। तो पहले ही a1/a2, जस्ट अ मिनट, पहले ही आप a1/a2 और b1/b2 को देखो, ये इक्वल ही नहीं आ रहे। इसमें रेशो a1/b2 का 1 है, b1/b2 का -4 है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो कौन सा केस हुआ? यूनिक सोल्यूशन वाला। तो इसको सॉल्व करो, सोल्यूशन निकाल दो। मतलब ऐसे चेक कर लिया करो। अब ये लिखने में मेरे को कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड्स मैक्सिमम। तो इतना कर लेना ना एग्जाम में भाई, पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन आप किया करो, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके हवाले है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफ मेथड, तीनों लेक्चर देख लेना, आराम से ये हो जाएंगे आपसे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने टफ क्वेश्चन करा रखे हैं उसमें। चलिए अब बढ़ते हैं मेन हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या एलिमिनेशन मेथड से करो सॉल्व। एग्जाम में अगर मेंशन है तो भाई एलिमिनेशन ही लगाओ, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है, किसी मेथड से आप इसको करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से करो, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है एंड देन वी हैव टू मेक इक्वेशंस बनानी, जो मेन काम है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduces to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is a fraction? देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने 3.3 में भी किया है, बिल्कुल सिमिलर है। पहले आप फ्रैक्शन को लेट करेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, यू जस्ट राइट डाउन लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, x इसका न्यूमिनेटर, y इसका डिनोमिनेटर। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ कुछ कंडीशन है वो लगाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगी। ऐड करना है 1 कहाँ? न्यूमिनेटर में, कर दिया। ऐड सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कर दिया। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1, दैट्स ऑल। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन बना लो बच्चे मेरे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया x - y इज इक्वल टू -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हो गई भाई, कितना सिंपल है। सेकंड कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2 अगर आप ऐड करेंगे 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, और फ्रैक्शन आपकी बन रही है 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन इज 1/2, ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कर दिया। बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x - y इज इक्वल टू 1। मेरे बच्चे क्या आप इस पेयर को सॉल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो? तो बोलो यस सर वी कैन सॉल्व। तो कर सकते हो, आगे इसको सॉल्व कर लेना। अब बढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट मेरे बच्चे। सेकंड पार्ट एज वाला क्वेश्चन 3.1 में भी था, पीछे 2-3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे एज वाले, तो वैसा ही है। तो क्या सिखाया मैंने एज वाले क्वेश्चन में? 99% क्वेश्चन में प्रेजेंट एज को लेट करना पड़ता है, फिर जो कंडीशंस हो वो कंडीशन लगाकर कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी। तो यहाँ पर पहला है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 3 साल पहले की बात हो रही है कि नीरू जो है वो 3 टाइम थी सोनू से। 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? भाई नूरी और सोनू की पहले तो प्रेजेंट एज आप लेट कर लो। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपको लिखना है लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी ले लो बी x ईयर्स, प्रेजेंट एज इसकी x ईयर। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सोनू,
सोनू की प्रेजेंट एज आप ले लो y ईयर्स, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। फिर मैंने एज वाले क्वेश्चन में बोला यार जिस जिस टाइम की कंडीशन है ना उस टाइम की एज पे ही वो मतलब रिलेशन बनाना होता है। देखो जैसे फर्स्ट कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, कब की बात है, ये बात है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की। तो आपको सबसे पहले हेडिंग देनी है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, देखो ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 5 साल पहले। नूरी 3 टाइम्स सोनू, तो ऐसा स्टेटमेंट में लिखो पहले, नूरीज एज इज इक्वल टू 3 टाइम सोनूज एज। नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले। प्रेजेंट एज मत लिख देना यहां पर, बार बार मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला प्रेजेंट एज मत लिख देना, जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम पीरियड की एज लेनी होती है। तो यहां पर 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी x-5, सोनू की एज क्या होगी y-5, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे इक्वेशन बन गई हमारी, सिंप्लीफाई करते जाए, ये y है x-3y, तो यहाँ पर है -15, 5 उधर जाएगा ना, +5 हो जाएगा, -10 आएगा। मेरे बच्चे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन x-3y इज इक्वल टू -10। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब लिखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन 10 साल बाद की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 10 ईयर्स लेटर्स, यहाँ पे लिखो आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, नूरी ट्वाइस एज सोनू, तो यहां पर आपको लिखना है नूरीज एज इज इक्वल टू ट्वाइस सोनूज एज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नूरी की एज क्या होगी भाई 10 साल के बाद, तो आप बोलोगे सर x+10, क्योंकि आज उसकी प्रेजेंट एज है x, तो 10 साल बाद उसकी x+10 होगी। इसी तरह से सोनू की एज क्या होगी 10 साल के बाद, आज उसकी y है तो 10 साल के बाद y+10 होगी। बन गई इक्वेशन। यहाँ पे आ जाएगा x-2y, ठीक है, ये 2y इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2y हो जाएगा, y इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर यहाँ पे 20 आएगा, फिर 10 उधर ट्रांसफर करेंगे, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन आप बना सकते हो बड़े मजे से। तो भाई ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों इक्वेशंस बन गई। क्या आप इस पेयर को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से आप इसको सॉल्व करो, जो बोला है उस मेथड से कर लो। नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, ये नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, डिजिट वाला क्वेश्चन हो गया। देखो जब भी ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपको 2 डिजिट वाला ही आएगा, आपको 3 डिजिट वाला आने के चांसेस नो चांस समझ लो, ठीक है। कभी भी आपको ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, इसमें भाई 3 लाइनें फिक्स होती हैं, उसके बाद जो लिखना होता है वो कंडीशन पे डिपेंड होता है। तो 3 लाइनें तो याद कर ही लो जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। पहले तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, जाते कहाँ तक है 99 तक, तो आंसर इसी के बीच में आएगा। दूसरी चीज़, जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं उसमें एक डिजिट आपका 1s प्लेस पे होता है और एक डिजिट आपका 10s प्लेस पे होता है, ठीक है। तो ये 2 डिजिट आपको लेट करने होते हैं, तो पहली 2 लाइनें आपको ये लिखनी होती हैं, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर बनते कैसे हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ यार ये 32 है, ये 32 बना कैसे, ये 2 डिजिट का नंबर है ना, तो ये बना कैसे, बना ऐसे मेरे बच्चे, जो 1s प्लेस पे डिजिट है ना 2, वो एक्चुअली 1 से इंटू हो रखा होता है, और जो 10s प्लेस पे नंबर है 3, ये 10 से इंटू हो रखा होता है। 10s प्लेस वाला 10 से इंटू हो रखा होता है, 1s प्लेस वाला 1 से इंटू होता है, फिर इन सबको हम प्लस करते हैं तो नंबर तैयार हो जाता है। देखो 10 इंटू 3 30 हो गया ना, और 2 इंटू 1 2 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 32 बन गया, तो बन गया ना नंबर। तो अभी तो नंबर पता नहीं, लेकिन डिजिट्स 2 डिजिट का नंबर है, तो ऑफकोर्स एक डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा और एक डिजिट टेंस प्लेस पे होगा, बस वो दोनों डिजिट्स को लेट करो, फिर नंबर बना दो। नंबर कैसे बनता है अभी सिखाया, टेंस वाले को 10 से इंटू कर दो और 1s प्लेस वाले को 1 से इंटू कर दो, नंबर बन जाएगा, प्लस कर देंगे। तो यहां पर ये 3 लाइनें फिक्स हैं जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। इट इज थर्ड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन, लेट the digit at 1s place, 1s place वाला लेट कर लो x, जो 1s प्लेस पे हमारा डिजिट बैठा हुआ है वो x है। इसी तरह से लेट करो एंड द डिजिट एट 10s प्लेस, जो 10s प्लेस पे बैठा हुआ है वो y है।
लिख लिया। फिर मैंने बोला नंबर कैसे बनता है, तो यहाँ पे लिखो द नंबर मतलब वही रिक्वायर्ड नंबर आपका, जो द नंबर कि जो हमें नंबर चाहिए रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा, क्या बोला मैंने, टेंस प्लेस वाला 10 से इनटू हो रखा होता है, तो टेंस प्लेस पे हमने किसको माना, वाई को। आप एक्स को ही मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई वंस पे रख लेना। तो अभी टेंस प्लेस पे मैंने वाई रखा हुआ, तो ये कितना हो गया 10y। और यूनिट प्लेस पे कौन है, वंस प्लेस पे कौन है, एक्स, तो ये इंटू होगा 1 से, तो x इंटू 1 एक्स ही होता है, तो इसको खाली x लिख देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने से नंबर बन जाता है। तो ये जो 10y प्लस x है, दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। तो अभी ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हैं ये फिक्स हैं, हर एक उस क्वेश्चन में जो डिजिट वाला क्वेश्चन आ रहा है, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद की जो स्टोरी है जिसे इक्वेशंस बननी है, वो कंडीशन पढ़ लो, वो कंडीशन पढ़ के आपको समझ में आएगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, जरा एक बार रीड करें। फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अरे भाई जो उसके 2 डिजिट्स हैं उनका सम 9 आ रहा है, जो 2 डिजिट है उनका सम 9 आ रहा है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन बन भी गई, ठीक है। अभी यहां पर मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूं, जब जैसे इसने बोल दिया ना जो डिजिट्स का सम है वो 9 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर होते हैं जिनका सम 9 होता है, डिजिट्स का सम 9 होता है। जैसे 63 जो नंबर है ना, इसके डिजिट का सम 9 आ रहा है। 36, 72, 27, इनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और भी आप ढूंढ सकते हो, तो आपका आंसर इसी में से कोई होगा ये हम पहले समझ गए। आपका आंसर 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 35 क्या है, इसके डिजिट का सम 8 आ रहा है। हमें वो नंबर ढूंढना है जिनके डिजिट का सम 9 आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन को भी अगर आप समझ जाते हैं अच्छी तरह, हो सकता है बिना क्वेश्चन किए आपको आंसर समझ में आ जाए अगर आप दूसरी कंडीशन को भी समझ जाते हैं। चलिए पहले दूसरी कंडीशन को पढ़ लेते हैं। 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो हमने बनाया भी रिक्वायर्ड नंबर, 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मेरे बच्चे सेकंड कंडीशन को मैं यहां लिखने वाला हूं, ध्यान से समझे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन, 9 टाइम्स दिस नंबर, क्या लिखना है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर विच ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स का क्या मतलब हो गया, जो डिजिट वंस प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे लिखना है, और जो टेंस प्लेस पे है उसको वंस प्लेस पे लिखना है, बस ये ध्यान रखें। तो यहां पर फिलहाल तो मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आप एग्जाम में अच्छे से पूरा स्पेलिंग भी लिखना, कंप्लीट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये हो गया 9 टाइम दिस नंबर, बोले जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमने बनाया हुआ है, इट इज 10y प्लस एक्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो मैंने बोला डिजिट्स को रिवर्स कर दीजिए, तो 10 को नहीं छेड़ना, 10 अपनी जगह रहता है। अब वंस प्लेस वाला चला गया टेंस प्लेस पे, तो x चला गया टेंस प्लेस पे, तो ये 10 से इंटू हो जाएगा 10x, और जो y था टेंस प्लेस पे वो वंस प्लेस पे चला गया, तो यहां पर y आ जाएगा। तो पहला जो नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स था, रिवर्स करने पर, डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आया वो 10x प्लस वाई, बस रिवर्स में ऐसा करना है। तो जो कंडीशन थी वो हमने अप्लाई कर दी। अब यहां से सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी 90y 90x 20x 2y। सिंप्लीफाई करते जाइए, 9x इधर आ गया आपका 20x, 2y उधर चला गया 90y। सिंप्लीफाई करते जाओ, 20 में से 9 गए सर 11x, 2y में से 90 गए सर 88y, माइनस माइनस कैंसिल, 11 ने 88 को भी कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास x आ गया 8y। यहीं पर रखो जहाँ फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखो, दिस इज सेकंड इक्वेशन बन गई, दैट्स ऑल। तो ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट जो आपको मैंने बना के दी, आपके सामने पेयर है, आप किसी मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। बाकी डिजिट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया 3 लाइनें फिक्स है, फिर से बता रहा हूँ। दिस वन डिजिट वंस प्लेस वाला लेट करना, टेंस प्लेस वाला लेट करना और नंबर बनाना, ये 3 लाइनें फिक्स हैं। उसके बाद जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलाना होता है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट, यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक
टू विदड्रॉ 2000। मीना बैंक गई, 2000 रुपया निकलवाया। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। कैशियर को उसने बोला 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट ही देना, 50 रुपीज़ वाले एंड 100 रुपीज़ वाले नोट ही मेरे को देना, मुझे 20 वाला नोट मत दे देना, मेरे को 1000 या 500 वाला नोट मत देना, मुझे 50 और 100 वाले नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जो भी उसको नोट्स मिले 50 और 100 वाले ही मिले, 50 और 100 वाले ही मिले, लेकिन टोटल नोट्स उसको कितने मिले? 25। ठीक है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसको 50 वाले कितने नोट मिले, 100 वाले कितने नोट मिले, ये आपको बताना है। तो भाई जो पूछ रखा है उसको आप पहले लेट कर लो, फिर कंडीशंस लगा के इक्वेशंस बना लो, देन सॉल्व कर लो। तो मेरे बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको लिखना है, इट इज़ 4th पार्ट, यस। तो इसमें आपको लिखना है लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50, कि 50 रुपये वाले जो नोट हैं वो कितने हैं, तो वो हमने मान लिए x नोट्स हैं। फिर लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 वाले नोट्स कितने हैं? y है। कर लिए लेट। अब यहाँ पर दोनों कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो पहला मैं ऐसे लिख रहा हूँ x + y = 25। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया x + y = 25? मेरे बच्चे उसको टोटल नोट्स कितने मिले थे? 25। तो भाई 50 वाले नोट और 100 वाले नोट को जब आप प्लस करोगे तो 25 ही आएगा। तो x + y = 25। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या होगी? यहाँ पर उसने बोला है कि टोटल कितने विदड्रॉ किए उसने? 2000। समझना अब इसको, टोटल उसने 1000 रुपीज़ विदड्रॉ किए। ठीक है। अब अगर 50 वाले x नोट है, समझना 50 वाले कितने नोट्स हैं? x नोट्स हैं। तो मैं अगर करूंगा 50x तो इसका क्या मतलब निकल के सामने आता है कि 50 रुपये वाले जो नोट्स हैं वो कितना अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कितना अमाउंट हमें बता रहे हैं। लेट अस सपोज आपके पास 50 वाले 5 नोट हैं, 50 वाले 5 नोट्स आपके हाथ में, 50 वाले कुरकुरे 5 नोट्स। आप इसको 50 से इंटू करो, 5 नोट्स हैं, एक नोट की कॉस्ट है 50 रुपये, इंटू करो कितना आया? 25। 5 5 सा 25, यानी 250 रुपये आपके पास है। इसी तरह से 50 वाले कितने नोट्स हैं? x नोट है, तो एक नोट की कॉस्ट कितनी है? 50। तो 50 × x क्या हो गया? वो अमाउंट जो 50 रुपये वाले नोट क्रिएट कर रहे हैं हमें दे रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं 50x और 100 वालों के लिए लिखता हूं 100y, तो इस टोटल सम का क्या मतलब हुआ? 50x + 100y, मतलब जो टोटल कैश उसने वहां से ली उसका अमाउंट निकल के सामने आ गया, जो कि 2000 था। मेरी बात समझ आ रही है? 100y का क्या मतलब हो गया? एक नोट की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो नोट्स कितने हैं उसके पास? y, तो 100y। 50x + 100y, टोटल अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट उसने कितना विड्रॉ किया? 2000। दैट्स ऑल। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, 10 कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन है नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। फिलहाल 10 कॉमन है, ऐसा आ गया। यहाँ पे 2000, भाई ये 0 कट गई। उसके बाद मैंने देखा यार 5 भी कॉमन है, 5 भी ले लो या इकट्ठे ही 50 ले लो, दैट योर चॉइस। मैं थोड़ा माइन्यूटली आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से अब मैंने 5 भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे x + 2 हो गया। ठीक है, x + 2y, और यहाँ पे आपका 200। तो भाई इस 5 ने इस 200 को भी कैंसिल कर दिया, ये आ गया 40। तो सेकंड इक्वेशन बन गई x + 2y = 40। क्या आप इस पेयर को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सॉल्व करते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे 50 वाले, जो y की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे 100 वाले। कितना ईजी है। चलिए, नाउ द 5th पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया ना, फिक्स्ड प्राइस टैक्सी हायर करते हैं पीछे एक्सरसाइज में, वैसा ही ये कुछ क्वेश्चन है, आपसे रिलेटेड है, लाइब्रेरी से रिलेटेड है। देखो, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹25 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक एंड शी केप्ट फॉर 5 days। सर बहुत तेज पढ़ रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता ना करें, बताता हूँ। देखो, आप लाइब्रेरी में गए और आपने एक बुक इशू करवाई कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए। बुक को इशू करना
करवाना लाइब्रेरी से उसका एक फिक्स्ड चार्ज है। आप ऐसे समझो लाइब्रेरी में एंट्री का ही फिक्स चार्ज है, ठीक है। आप लाइब्रेरी में गए बुक लेने तो फिक्स चार्ज है, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे बुक इशू कराने के, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कुछ भी समझ लो। फिर आपने जो बुक ली उसको कितने दिन के लिए आपने पास रखा तो पर डे के हिसाब से उसको अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो देयर इज अ फिक्स चार्ज एंड पर डे के हिसाब से कुछ पैसे, तो दो यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं 2 टाइम्स। तो वो कितने कितने दिए, किस किस ने दिए, वो सब बता रखा है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, हमने यहाँ पर जैसे टैक्सी वाले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर हमने लिख लेना है एक फिक्स्ड प्राइस कितना है और आफ्टर पर डे के हिसाब से कितना प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें लेट फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो है ₹X, ठीक है, एंड चार्ज फॉर 1 डे, कि एक दिन का कितना चार्ज है, लेट ₹Y कर लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से समझना, फर्स्ट जो कंडीशन है वो किस पे है, सरिता पे। तो सरिता ने क्या किया, ध्यान से समझो। सरिता ने क्या किया, सरिता ने क्या किया, ध्यान से समझो, ठीक है। सरिता ने क्या किया, ध्यान से समझो। सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता को 27 रुपीज़ देने पड़े और उसने 7 डेज के लिए बुक अपने पास रखी थी। अब इस कंडीशन को कैसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, टोटल उसको 27 देने पड़े, तो इस 27 में फिक्स्ड प्राइस भी तो है ना, फिक्स्ड प्राइस भी इसी के अंदर है। तो फिक्स्ड प्राइस है हमारा X और बुक उसने रखी 7 डेज के लिए। एक दिन के लिए बुक अगर रखेगी तो उसको Y रुपीज़ देने पड़ेंगे एक दिन के लिए, तो उसने 7 डेज के लिए रखी तो 7Y रुपीज़ उसको अलग से देने पड़ेंगे। दोनों को प्लस करेंगे फिर 27 बनेगा। फिक्स्ड प्राइस एंड 7 डेज का प्राइस दोनों को प्लस किया 27, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे बच्चे। बस ऐसे ही एक सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो क्या है सेकंड कंडीशन, सूसी कर रही है कुछ, पेड 21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन के लिए रखी और उसको 21 रुपीज़ देने पड़े। फिक्स्ड प्राइस उसने दिया और 5 डेज का भी कॉस्ट दिया, टोटल बन गया उसका 21। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े आराम से। दैट्स ऑल। आगे आपका काम है एक्स वाई की वैल्यू निकालो और उसको बता दीजिए। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो एकदम मैंने कंप्लीट करवा दी है। सिचुएशनल प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक पे नोट करके कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं मैंने एक क्वेश्चन बनाई दो आप भी क्वेश्चन बना दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे ज़रूर बताओ, मैं वापस आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा अगर कोई नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।